नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। हालात, वाक़यात और मामलात फिर बदले जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कल बिलेट बात हो गया, आज थोड़ी सी मामूली सी रिकवरी हो गई। इसी चक्कर में ये चलाते रहेंगे पूरा गेम स्टॉक एक्सचेंज वाला। आप लोगों को सही से ये क्या कहेंगे, उसको चूना लगाते रहेंगे, क्योंकि मसला कुछ इस नौइयत का है कि ये स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो गिरावट आ रही है ये थोड़ा थोड़ा करके गिराते जा रहे हैं। अच्छा, मैं बाकी लोग तो ऐसे कि ज़ाहिरी बात है ज़्यादा मैं नहीं चैलेंज करूंगा किसी की तालीम क्या है, क्या पढ़ाई है, लेकिन मैं बड़ा क्लियर कट आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, ये हाईली बिलोटेड है, हाईली ओवरबॉट है, हाईली ओवर प्राइस्ड है। और बिल्कुल हमारे ब्रोकर हजरात आपको गुमराह कर रहे हैं जब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की मार्केट जो अंडर वैल्यूड है। ये बिल्कुल मैं आपको एज ए टीचर ऑफ फाइनेंस एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस ये बात बता रहा हूँ कि ये जो भी ब्रोकर हजरात आपको बता रहे हैं बिल्कुल गलत बात है, गैर मुनासिब है, गैर साइंसी है। इसका फैक्ट से कोई ताल्लुक नहीं, इसका फाइनेंस से कोई ताल्लुक नहीं, इसका इकोनॉमिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, मुख्तसरन जायज़ा शुरू में आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल बड़ा अहम माशी मौजू था, मार्केट का क्रैश, और ज़ाहिरी बात है पूरे पाकिस्तान में ये अजीब से हलचल रही और हर आदमी अपने हिसाब से बहाने करता रहा। बेशक दुनिया की मार्केटें दबाव का शिकार हैं, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट की वैल्यू गलत लगाई गई है। पाकिस्तान की मार्केट ओवर वैल्यूड है और प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स और प्राइस अर्निंग रेशियो की रेलिवेंस पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेजीम्स के अंदर काम करने वाली इकोनॉमीज जो हैं वहाँ पर ये रूल अप्लाई हो ही नहीं सकता। एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ टाई सूट बूट वाले बाबू इन्होंने रख ली हैं स्टॉक एक्सचेंज वालों ने, वो ऊट पिटांग बेवकूफ़ी की बातें करते रहते हैं इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश मुझे भी बहुत आती है, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन थिंक इंग्लिश, तो इंग्लिश में भी बहुत अच्छी बोल सकता हूँ और उसका भी मुकाबला करवा लें। लेकिन बात अंग्रेज़ी की नहीं है, बात मंतक की है। जब आप लामंतकी और गैर मंतकी बातें करोगे तो फिर मार्केट को नुकसान पहुंचेगा, और वही हो रहा है। हमने गलत जगह के ऊपर पैसे एक्यूमुलेट करवा दिए, इसी तरह हम और गलत चीज़ों के ऊपर भी पैसे एक्यूमुलेट करके पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का सरमाया तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। इससे पहले रियल एस्टेट में लगा के लोगों का पैसा और सरमाया तबाह बर्बाद कर दिया। देखिए, पाकिस्तान अवाम पाकिस्तान की मिल्कियत है, अवाम पाकिस्तान उसकी हुक्मरान है, हुकूमत पाकिस्तान उसकी हुक्मरान नहीं है। उसकी वजह यह है कि हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। पिछला जो हुकूमत कर रहा था कहाँ है, वो अंदर है, और आपको पता है उसका नाम भी हम नहीं ले सकते, तो बात खत्म हो गई, स्टोरी फिनिश। कहाँ कौन याद रहता है? जो कुर्सी पर बैठा है उसको सलाम करो, जब कुर्सी से हट जाए तो उसको जितना बुरा भला कहना कह लो, इसमें क्या ऐसी बात रह गई? नहीं, सीधी सी बात कर रहा हूं आपको। देखिए, इससे ज़्यादा मुफाद परस्त और मतलबी सोच रखने वाले लोग आपको दुनिया में शायद कहीं ना मिले। इल्म की इस मुल्क के अंदर कोई कदर नहीं, इख्तियार जिस लम्हा छिन जाए लोग बंदे को पहचान ना छोड़ देते हैं। वही लोग जो कल तक तड़पते थे हमारे माजी के गवर्नर जनाब टसूरी साहब के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए, आज वो भागते हैं निहाल साहब के साथ तस्वीर खिंचवा लेते हैं, बात ख़त्म। इस मुल्क में लोगों को सेल्फी खिंचवाने का बहुत शौक है। जो बंदा इख्तियार में आ जाए उसको सलाम करो, जो इख्तियार से हट जाए उसको बोलो ये बद था, ख़राब था, इसमें सारे ऐब थे, बुराइयाँ थी, बात ख़त्म, सिंपल। तो हुक्मरानों के पीछे या हुकूमतों के पीछे भागना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। बात रही लॉकडाउन की, तो क्लियर कट आपको बात बता दूं कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस जो ही आप पेमेंट करेंगे, वसीम भाई अगले दिन लेकर घूम रहे थे अपने बच्चों का फ़ी बिल, मैंने इनको यही बताया, स्कूल में जाकर बोल रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन का मैं क्यों फ़ीस भरूँ? ठीक है, स्कूल वालों ने कहा कि अच्छा बच्ची वो अभी भरवाते हैं। उन्होंने कहा खोलो ज़रा स्कूल, 1 हफ्ता 10 दिन स्कूल खुलेंगे, फीस है भरो, ये स्कूल बंद, ये हालात ख़त्म हो गए वसाइल। 2 दिन के अंदर पाकिस्तान का पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से लॉकडाउन हो जाएगा। ना होवे तो फिर देख लेना, क्योंकि कुदरती बात है यार, जब फिलिपाइन का ख़त्म हो गया, दुनिया जहाँ के अंदर लोग जो हैं वो ऑस्टेरिटी मेजर, अरे पाकिस्तान के अंदर स्कूल माफिया बहुत पावरफुल है। कोई ऐसा अमीर आदमी नहीं है जिसने स्कूल ना खरीदा हुआ हो, बनाया हुआ हो, या कहीं हिस्सा डाला हुआ हो, या फिर कहीं राब्ता ताल्लुक हो उससे ना हो, पकड़ लो मुझे। अरे भाई, स्कूल का बिजनेस बेस्ट बिजनेस, तालीम की इस मुल्क में कोई अहमियत नहीं है, अहले इल्म की कोई अहमियत नहीं है, उस्ताद की कोई अहमियत नहीं है, उस्ताद की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जिस चीज़ की अहमियत है वो ये कि बच्चा स्कूल ज़रूर जाएगा, पढ़ के क्या आएगा? नहीं, गलत नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, आप ग्रेडों के पीछे भागने वाली कौम हो,
आइंस्टाइन तो स्कूल से बाहर हो गया था। आइंस्टाइन पता है कौन था? आइंस्टाइन जो था वो तारे ज़मीं वाला बच्चा था ना, वैसा था आइंस्टाइन। लेकिन दुनिया का सबसे मारूफ साइंसदान बना ना। आप लोग ओ लेवल में ए आ गया, ए लेवल में ए आ गया, मैट्रिक में ए आ गया, दुनिया में बनाया क्या? फैमिली शो है, वरना मुंह से निकल जाता कुछ गलत। आगे आप समझ गए ना। जिंदगी में हासिल क्या किया? नौकरी की, शादी की, बच्चे पैदा हुए, उनको दोबारा स्कूल में भेजना शुरू किया। एक दिन वक्त आ गया, चले गए। दुनिया में क्या इंपैक्ट क्रिएट किया? जीरो। कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया, कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया। कोई दवा इजाद की? नहीं, जीरो। किसी चीज कोई इजादात हैं आपकी? जीरो। फिर कहते हैं यार अली भाई खिंचाई क्यों करते हो? खिंचाई करता हूं ना, करना बनता है, क्योंकि अपने ही अपनों की खिंचाई करते हैं। पराया क्यों खुश होगा? आप बुरे लग रहे होंगे, पराया खुश होगा। अच्छा बुरा लग रहा है, आपका ऐब देखकर आपका बुरा सोचने वाला कभी भी आपकी इस्लाह नहीं करेगा। मां बाप कैसे बच्चों की इस्लाह करते हैं? बेटा ऐसे नहीं करो, सीधे चलो, फलाना, चप्पल ऐसे नहीं रखते, कपड़े ऐसे नहीं पहनते। क्यों कहते हैं? मोहब्बत करते हैं ना, इसलिए कहते हैं। आप लोग अपनी इस्लाह करना ही नहीं चाहते, समझाने का क्या फायदा? ना काबिले इस्लाह को इस्लाह की बात करना फिजूल है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि अगर मौका मिले तो अपनी इस्लाह कर लूं। दूसरों की इस्लाह करने का पाकिस्तान में कोई फायदा नहीं। नौजुबिल्लाह, मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में कोई शख्स ये कहे कि मुझे नहीं पता। कोई सवाल पूछ लें, उसका जवाब आए कि मुझे नहीं पता। हर बंदा कहता है मुझे सब कुछ पता है, हर बंदा कहता है मुझे सब कुछ पता है। नौजुबिल्लाह। हाँ, आप जरा सा लंगड़ाओ, लोग दवाइयां बताना शुरू कर देंगे। सर में दर्द हो, लोग 100 नुस्खे बता देंगे आपको, फलानी चीज पी लो, फलानी चीज खा लो। कोई अपनी दुख या तकलीफ का इजहार करें, लोग आपको आपके मसलों का हल बताना शुरू कर देंगे। और सबसे ज्यादा दुनिया में मसाइल किसके हैं? पता आपको सब है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता। फिर कहते हैं हमसे बोले। स्टॉक एक्सचेंज का भी यही हाल है। जिसको स्टॉक एक्सचेंज में बोले आप गलत कर रहे हैं, नहीं, हम तो सही पर हैं। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब फ़ारूक सलीम साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुल्क के मारूफ मईशतदान, बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम में तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन एक तरह से अच्छा है क्योंकि आज इनका एहतिसाब होगा। वेलकम करता हूं शो में आपको फ़ारूक सलीम साहब। मुझे आवाज नहीं पहुंची, जरा दोहरा। फ़ारूक सलीम साहब, मैंने कहा आपको खुशामदीद कहता हूं प्रोग्राम में। बढ़िया, नाइस, थैंक यू वेरी मच। और बड़े अरसे के बाद चूंकि आपकी आवाज सुनी और बहुत सारे सवाल मैंने इकट्ठे करके रखे हैं, तो मैं एक एक करके पूछूंगा। सर, वो एक लो हैंगिंग फ्रूट था हमारा PIA। अब उसके मालिक कहते हैं कि या पेट्रोल या तेल सस्ता कर दो या एयरलाइन फिर वापस ले लो। तो आप मुझे बताएं फिर मैं लो हैंगिंग फ्रूट का क्या करूं? देखिए, इस वक्त पिछले 36 घंटों में दुनिया के जितने बड़े बड़े पावरफुल मीडिया के नाम हैं, वो अपनी नजरें जमाए बैठे हैं इस्लामाबाद के ऊपर। चाहे वो CNN हो, वो भी इस्लामाबाद की बात कर रहा है, रॉयटर्स इस्लामाबाद की बात कर रहा है, ब्लूमबर्ग इस्लामाबाद की बात कर रहा है, एक्सिस इस्लामाबाद की बात कर रहा है, BBC इस्लामाबाद की बात कर रहा है। तो आप भी इस्लामाबाद की बात करें कि यहाँ पे क्या होने वाला है, जो बड़ा सवाल है। आप देखिए कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा, मेरी जिंदगी में पहली दफा ये हो रहा है कि पाकिस्तान जो सफारती बुलंदियों पे बैठा है इस वक्त। जी जी। आप सोचिए कि 193 ममालिक हैं जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं। उनमें एक मुल्क ऐसा है जिसके चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके अमेरिका के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके सऊदी अरब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके रूस के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। और यहाँ पे सब एक मिलाप हो रहा है पाकिस्तान की सफारतकारी का और पाकिस्तान की मईशत का। जी जी, नहीं, ये बात आप बड़ी अहम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह माजी के अंदर भी पाकिस्तान
बुलंदियों पे था, ओआईसी का इजलास हो रहा था, एक साहब करवा रहे थे, आजकल उनका नाम लेने की इजाजत नहीं है। लेकिन सर ये वक्त तो बदलते रहते हैं दुनिया में। मुझे तो आप ये बताएं, पाकिस्तान तो सिफारती बुलंदियों पर है, लेकिन आर वी गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ डे और टू और नॉट? देखिए, बड़े प्रॉब्लम जो हैं वो एक या दो दिन में तय नहीं होते। यहाँ पे मुझे जो एक बड़ा पावरफुल किस्म का हिसाब जो मिलाप नजर आ रहा है, आप सोचिए कि 4 वज़राए ख़ारजा बैठे हैं एक कमरे के अंदर, जो कमरा इस्लामाबाद में जी, उसमें सऊदी अरब के वजीर ख़ारजा भी बैठे हैं। सऊदी अरब का आप सोचिए कि लगभग 9 से 10 अरब डॉलर की सालाना रेमिटेंसेस हैं जो पाकिस्तान आती हैं। हमने डिफेंस का जो एग्रीमेंट कर रखा है, सालाना की बुनियाद के ऊपर कोई इजाफी 5 लाख पाकिस्तानी जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं। आपको पता है कि कोई 5 अरब की अमाउंट जो है एक वो हमारे यहाँ डिपॉजिट में भी पड़ी है। जी। अब आप सोचिए कि एक ऐसा इजलास हो रहा है जिसको चेयर कर रहे हैं साथदार साथ, मेजबानी इस्लामाबाद में है, मेजबान इस्लामाबाद पाकिस्तान है, और वहां पे सऊदी अरब के वजीर खारजा भी बैठे हैं। अब देखिए कि पहला तोहफा हमें मिल गया ऑलरेडी। आपको याद है कि 2 हफ्ते हमने मुज़ाकरात किए IMF के साथ बैठ के, और वजारत खजाना 2 हफ्ते करती रही, और फिर अचानक IMF बगैर साइन किए हुए वो पाकिस्तान से भाग निकले। जी। अब अचानक से वो 2 एग्रीमेंट, जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी वाला भी और रेजिलियंस वाला भी, कोई 1.2 अरब डॉलर का तोहफा सिफारतकारी की बुनियाद के ऊपर असंजय के नतीजे में आपको मिल गया है। I fully agree with you that Pakistan is at a powerful position right now, but the only issue is कि हम जिस क्वागमायर में फंसे हैं, there's always 2 ways of looking at the picture. One way is the official way of looking at the picture, which is that everything is good always. Another way of looking at the picture is that we are stuck between a rock and a hard place. अब यहाँ से हम निकलेंगे किस तरह से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। How are we expected to get out of this? देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमारी माशी हालत जो है, हालात जो हैं, वो जंग से पहले बहुत बुरे थे। आपको याद होगा कि गुर्बत की शरह जो है वो कोई 29% पे चली गई थी, और वो 11 साल की बुलंद तरीन शरह थी। बेरोजगारी की शरह, ये हुकूमती आदाद शुमार आपको दे रहा हूँ, बेरोजगारी की शरह है वो कोई 21 साल बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई। जंग से पहले हालात बुरे थे। मेरा कहना ये है कि मुझे जो कुछ नजर आ रहा है, जहाँ पे जिसको हम कहते हैं मॉनेटाइजेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस, यानी कि आप अग्री कर गए कि स्ट्रेटेजिकली हम बड़े रेलेवेंट हो गए दुनिया। जी, मान लिया मैंने। हमारे ऊपर अमेरिका भी भरोसा किए हुए है, ईरान भी भरोसा किए हुए है, सऊदी अरब भी भरोसा किए हुए है, चाइना हमारे वजीर खारजा पहुंच गए हैं। तो एक स्ट्रेटेजिक जो रेलेवेंस है उसको कैसे करना है अपने माशी, उस ताकत के जोर के ऊपर किस तरह हल करना है। अब आप सोचिए, जो गल्फ कंट्रीज हैं, अब ये अहम तरीन जंग है दुनिया की जी, और इस अहम तरीन जंग में पाकिस्तान को एक अहम तरीन रोल मिल गया है। नहीं, दैट्स अग्रीड विद यू, लेकिन देखें, मैं तो हमेशा वो बात करता हूं जो बिल्कुल हटके होती है, मार्केट में जो चीज़ नहीं होती। हमारे मुल्क के अंदर द क्वार्टर्स और द फोर्सेस दैट माइट बी, जो लोग हमारे मुल्क के अंदर डिसीजंस लेते हैं, दे आर राइट नाउ वेरी अनहैप्पी विद द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री। दे फील दैट द पॉलिटिकल गवर्नमेंट हैज़ नॉट सक्सीडेड in taking the economy in the right direction, number 1. Secondly, they feel दुनिया में हमारा क्या strategic image है वो तो एक अलग बात है, but they feel that locally Pakistan's political parties who are at the helm of affairs have been not able to create a positive image of themselves among the people of Pakistan. दुनिया क्या कह रही है छोड़ दें, आपको भी पता है इस बात का, ये कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। Right now in quarters that are important, they are very concerned about Pakistan's economic future. तो ये, and especially how Pakistan will confront this issue in the coming 6 months or so, because we have no plan for the economy. ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और उनके वॉइस बॉक्सेस जो हैं वो मीडिया के ऊपर इसका इजहार भी कर रहे हैं। आप समझ जाएं कि इनकी बात कर रहा हूं मैं। जी देखिए,
मुझे लगा ये कि यू आर फार अहेड ऑफ मी एज फार एज इंटेलिजेंस इज कंसर्न। नो नो, आपका ताल्लुक शायद उनसे बहुत गहरा है नहीं। कि उन्होंने आपको ये सब बातें बता दी उन्होंने कि नहीं। हम खुश नहीं हैं सियासी हुकूमत से। जी जी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से नहीं, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट से। अच्छा, अब आपने अपने जुमलात में दे कोई 2 या 3 दफा इस्तेमाल किया, उन जी, दे की भी बात कर लेते हैं। नहीं देखिए, ये जो मुज़ाकरात हो रहे जी। हैं, इनमें जो सामने टेलीविजन स्क्रीन में आ रहे हैं, वो 4 ममालिक के वज़राए खारजा सामने आ रहे हैं। अब आप देखिए कि ईरान की तरफ से जो उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, गालिब बोस्ताब, उनका एक बहुत गहरा इंटेलिजेंस का ताल्लुक है, इंटेलिजेंस का रोल है। वो 18 साल की उम्र में उन्होंने IRGC को ज्वाइन कर लिया था और फिर पिछले कई डेकेड से वो इंटेलिजेंस में एक बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेटर हैं। वो ईरान की तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। आप अंदाजा कीजिए कि जहां 4 वज़राए खारजा थे इस्लामाबाद के जिस कमरे में, उस कमरे में DG ISI साहब भी बैठे थे। ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है ना। तो ये एक गैर मामूली सी जो आप समझे कि सफारतकारी की कार्रवाई है, जिसमें 4 वज़राए खारजा बैठे हैं, पाकिस्तान के DG ISI साहब बैठे हैं, ईरान की तरफ से जो मुज़ाकरात करने की जिनका नाम आ रहा है उनका एक गहरा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है। अमेरिका की तरफ से स्टीवन विटकॉफ जो गल्फ में आके मुज़ाकरात करते हैं, उनका गहरा ताल्लुक CIA से है। कहा जाता है कि उनको रोजाना की बुनियाद के ऊपर 3 दफा CIA ब्रीफिंग करती है। तो एक ऐसे शख्स हैं जिनके जेब में मोसाद का वो जो पेजर, मशहूर पेजर है, वो पेजर पड़ा रहता है। दूसरे शख्स हैं जरेड कुशनर साहब, जो सदर ट्रंप के दामाद भी हैं। उनके पास टॉप सीक्रेट की क्लियरेंस है। वो MBS ग्रुप में कहा जाता है कि वो मोहम्मद बिन सलमान के व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल है। तो ये एक तो मिलाप हो रहा है सिफारतकारों का और इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स का। लेकिन ये तो स्ट्रेटेजिक डोमेन हो गई ना। मेरी डोमेन तो स्ट्रेटेजिक डोमेन नहीं है, मेरी डोमेन तो इकोनॉमिक डोमेन है। मेरा कंसर्न तो इन चीजों से माशाल्लाह आपका ज्यादा असर और रसूख है। मैं तो इकोनॉमी पे ही रिलाई करूंगा ना कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, इकोनॉमिक आउटकम क्या निकलेगी, मुझे तो वो जानना है। अब आप सोचिए कि जंग किसी न किसी दिन तो खत्म होनी है। जंग के बाद ईरान जो पोस्ट सैंक्शनड ईरान है, जब उसके ऊपर सैंक्शन खत्म हो चुकी होंगी, अब आप सोचिए कि वो एक मुल्क है जिसके पास तकरीबन 160 अरब बैरल तेल है। वो एक मुल्क है जिसके पास कोई 35 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस है और इस खित्ते में सबसे बड़े कंज्यूमर्स गैस और तेल के चीन और भारत हैं। अब आप जरा नक्शे को अपने ज़हन में लाइए, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ चीन और भारत, और खुदा ने बीच में पाकिस्तान को बिठाया है। अली साहब, ये सारा का सारा तेल, ये सारी की सारी गैस पाकिस्तान से गुजर के चीन और भारत जानी है। अगर हम अपने पत्ते सही खेलें तो यहाँ पे कोई 8 से 10 अरब डॉलर का सालाना की बुनियाद के ऊपर सिर्फ ट्रांजिट फी बनती है। जिस इकोनॉमिक एंगल की आप बात कर रहे हैं, if all pieces fall in place, I think Pakistan can have a win-win situation here. If all pieces fall in place. जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि हमने पत्ते अपने सही खेलने हैं। जो पहले माजी, अगर आप हिस्ट्री देखें तो हम पत्ते सही नहीं खेलते हैं। तो अब फोकस है पत्ते खेलने पे, मौका, अपॉर्चुनिटी, और जो खुदा ने जो कुछ वसाइल और ज़खायर पाकिस्तान को दे रखे हैं। आप सोचिए कि इतने मिसाइल, इतने बैलिस्टिक मिसाइल्स और इतने ड्रोन जो हैं वो ईरान ने गल्फ कंट्रीज के ऊपर गिराए हैं। अब जंग तो एक दिन खत्म होनी है। जो कलेक्टिव सॉवरेन वेल्थ फंड्स हैं 4 या 5 गल्फ, सिर्फ 4-5 गल्फ स्टेट्स के, वो $6 ट्रिलियन के हैं इस वक्त।
आप सोचिए कि जो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन बूम आनेगा, उसको मैन्युअल पावर किसने सप्लाई करनी है, उसकी इंजीनियरिंग पावर किसने सप्लाई करनी है। लेकिन विशफुल थिंकिंग तो आपकी, मैं आपके साथ अग्री करता हूं और अल्लाह करे पुरअमन तरीके से मसला हल हो। नहीं देखिए, पाकिस्तान के ज्यादातर तजियाकारों ने तो कहा था एक हफ्ते भी जंग नहीं चलेगी, ये जंग नहीं होगी, हो गए सारे आदाब मुकम्मल हो गए, दे विल गो बैक। दैट वाज द आइडियल यूटोपियन प्लेटोनिक काइंड ऑफ आउटकम जो कि पाकिस्तानी सोचते हैं। मेरी इस लड़की से शादी हो जाएगी, मेरे 2 बच्चे हो जाएंगे, वो बड़े होकर कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे, दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी। लेकिन द बैड साइड ऑफ इट इज दैट राइट नाउ they are moving tremendous amount of forces through the sea. It is driving up the prices of oil and making international markets fall like dominoes. अभी का सिनारियो ये है। आई एम श्योर पाकिस्तान इज enjoying a very good strategic position, लेकिन अभी इंटरनेशनल इकोनॉमी का हाल ये है कि पाकिस्तान की कल स्टॉक एक्सचेंज कोलैप्स कर गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारा बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक रोल है, ये वो सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इन्वेस्टर सारे बर्बाद हो गए। सेकेंड ऑफ ऑल जो चीज़ हुई वो ये कि इंटरनेशनल मार्केट्स भी जो हैं वो भी, उन्होंने भी बहुत प्रेशर लिया, एंड वी सी द प्राइसेस ऑफ ऑयल क्लाइंबिंग। तो वो सिनारियो आप देखें, मैं यकीन है आप जो सही कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान हमेशा जीतता है, वर्ल्ड कप भी हम जीतते हैं, एवरीथिंग इज वेरी गुड, बट सिनारियो बी, व्हाट इज द सिनारियो बी, व्हाट इज पाकिस्तान प्रेपरेशन फॉर सिनारियो बी? अच्छा, अब हम आ गए इंटरनेशनल मार्केट। हाँ। बड़ा जबरदस्त। मैं आपको अपनी इनफरादी राय देने की बजाय आपका सवाल जो है उसका जवाब हम ढूंढते हैं आलमी मंडियों में। हाँ, तेल की एक फ्यूचर मार्केट चलती है। फ्यूचर में आज जनवरी 2027 का आप अगर तेल का 1 बैरल खरीदना चाहें, यहाँ पे कराची में बैठ के, पाकिस्तान में बैठ के, उसकी कीमत चल रही है $62 अ बैरल। अब ये टेक्निकल मामला हो गया, आसान अल्फाज में ये है कि दुनिया की जो ऑयल की फ्यूचर्स की मंडी है वो एक पैगाम दे रही है, और वो पैगाम ये दे रही है कि ये जंग लंबी नहीं चलने वाली। वो ये पैगाम दे रही है कि आज जो हाजिर भाव $110 $100 का तेल बैरल मार्केट में चल रहा है, ये आपको $62 में मिलता है आज अगर आप सौदा करना चाहें जनवरी 2027 का जी। उसका पैगाम ये है कि ये जंग ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली, तेल की कीमत ज्यादा देर तक आसमानों पे नहीं रहने वाली। अब आप सोने की मार्केट देख लीजिए, जब भी दुनिया में गैर यकीनी की फजा आती है, जब जंगें लंबी चलने लगती हैं, तो सोने की मार्केट धड़ाधड़ चढ़ने लगती है। वो रश टू सेफ हेवन कहलाता है। पिछले 1 हफ्ते से सोने की मार्केट मुसलसल गिरावट का शिकार। सोने की मार्केट जो है वो एक पैगाम दे रही है, वो पैगाम ये दे रही है कि ये जंग ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। इस जंग के नतीजे में जब अमन आ जाएगा तो फिर सोने की कीमत जो है वो आप देखेंगे कि गिर रही है। तो मैं आपको अपनी इंफरादी राय नहीं दे रहा हूं, मैं आपको कोई विशफुल नहीं, आप बिल्कुल पॉइंट टेकन। देखिए, मैं हमेशा पेशेंस के साथ दूसरे की बात सुनता हूं और जहां सही होती है वो बात मानता हूं। तो इसी बहाने मैं कोशिश करूंगा कि डॉक्टर साहब को उलझाकर किसी तरह मैं IMF की तरफ भी लाऊं। वो बड़ी गाड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक खबर है, आप जैसे आपने बोला हम हर रेस जीत गए, हर मैच जीत गए, वर्ल्ड कप जीत गए, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह कि IMF कह रहा है कि भाईजान आपका आधे ट्रिलियन से ज़्यादा का शॉर्टफॉल क्रिएट हो गया जो आपने अपने लिए सेट किया था टारगेट, अप्रॉक्सीमेटली 600 बिलियन रुपीज़। नाउ वेयर दे विल कम फ्रॉम, आई डू नॉट हैव अ कैलकुलेटर राइट नाउ, but I think the foolish policy of increasing individual income taxes has not paid off. In fact, the offset of this amount is almost equivalent to the entire income tax collected in Pakistan from salaried class. पता नहीं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब इसके बारे में क्या राय रखते हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, FBR को दुनिया के हर वसाइल दिए गए, अगर किसी बच्चे को भी भूखा रख के FBR को वसाइल देने थे तो वो भी दिए गए कि भाई करो टैक्स इकट्ठा, लेकिन ऑब्वियसली अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हमारे हाथ में नहीं थे, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव शॉर्टफॉल। ये तो वो है जो कि टैक्स रेवेन्यू के अंदर है। नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर हमें पीनट्स मिले पूरे साल के अंदर।
हमने पीआईए को जो भी जिस तरह भी करके बेचा, मैं छोड़ दें, इस बारे में नहीं पढ़ता, लेकिन उसके बाद जो पॉम्प एंड शो हमने लगाया उसके बावजूद वी हैव ट्रेमेंडस शॉर्टफॉल्स बोथ इन टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। योर जायजा ऑन दिस। अली साहब, आपके सवाल से पहले जी 5 या 6 हकायक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी, आपने विशफुल थिंकिंग का जिक्र कर दिया। नहीं। क्या 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 यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर हैं या नहीं हैं? आई एग्री। क्या उनमें से सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसके अमेरिका के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ, सऊदी अरब के साथ, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? क्या इसके अलावा और कोई मुल्क ऐसा है? क्या ईरान के पास 160 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल के तेल रिजर्व कंफर्म है या नहीं है? क्या 35 ट्रिलियन क्यूबिक फुट ऑफ गैस जो है वो ईरान के पास मौजूद है या नहीं? And you remind me of my father when I used to come back home and show him my report card. He used to ask me, बेटा मैथ में कितने नंबर आए? मैं कहता था मैथ में 100 नंबर आए। वो कहते थे बेटा अब ये बताओ उर्दू में कितने नंबर आए? मैं कहता था मैथ में 100 नंबर आए। वो कहते थे बेटा बताओ तो सही तुम्हारे उर्दू में कितने नंबर आए? मैं कहता था मैथ में मैं 100 नंबर लेकर आया हूं। बात यह है, फुली अग्री विद यू, लेकिन मेरी डोमेन तो इकोनॉमिक है ना, तो मेरे पास रिपोर्ट कार्ड में नंबर मैं देखूंगा इकोनॉमी के। मैं आपके साथ 100% अग्री करता हूं, पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में छाया हुआ है, पाकिस्तान का नाम हर जगह है। कोई ऐसा न्यूज़ चैनल नहीं है, चाहे DW हो, चाहे फ्रांस 24 हो, चाहे अल जजीरा हो, जहां पाकिस्तान का नाम नहीं आ रहा, इसहाक डार साहब का नाम नहीं आ रहा। मैं तो इसहाक डार साहब का नाम भी इज्जत से लेता हूं, मेरे ख्याल से तो उनको फाइनेंस मिनिस्टर होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने नहीं उनको बनने दिया ना। मैं तो ये कहता हूं कि इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं। वबांगे दौल टीवी के ऊपर कहता हूं कि ही शुड बी द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब बताएं, आई एम फुली इन अग्रीमेंट विद द फैक्ट दैट व्हाट यू आर सेइंग, आई एंडोर्स इट। अब बताएं। अब आ जाएं FDR के ऊपर। हाँ तो दोबारा से हकायक सामने रखने हैं। हाँ बिल्कुल। आज से 12 साल पुराना विफाकी बजट निकाल के देख लीजिए। उसमें विफाक ने FDR की जिम्मेदारी लगाई थी कि उन्होंने 2000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना है। उन्होंने किया। पिछले साल हुकूमत FDR के दादोशुमार हमें खुद से बताते हैं कि उन्होंने 16,000 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करके हुकूमत की तिजोरी में डाला। एक्सेप्टेड। 2000 अरब 12 साल पहले और 16,000 अरब पिछले साल। राइट। 12 साल की परफॉर्मेंस, FDR की परफॉर्मेंस आप हुकूमती किसी डिपार्टमेंट को निकाल के सामने रख लीजिए जहां पे ये वाली परफॉर्मेंस आपको नजर आ जाए। बिल्कुल। देखिए, हम हमारी मुल्क में जो माशी बीमारी है वो दिल की है, इलाज हम गुर्दे का करने चले हैं। मान गया। FBR ने कर दिखाया 2000 अरब से 16,000 अरब का टैक्स की कलेक्शन। यहाँ पे प्रॉब्लम है हुकूमती नुकसानात की, हुकूमती खसारों की, जिसकी PIA की आप जिक्र कर रहे थे। यहाँ पे बात है 3600 अरब के बिजली के गर्दिशी कर्जे की, जो इन एसेंस जो है वो नुकसान है हुकूमत का। कोई 3,500 अरब का नुकसान गैस के सेक्टर के अंदर, कोई 6,000 अरब का नुकसान स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के अंदर। ये टैक्स का मामला नहीं है। टैक्स इस मुल्क में बेतहाशा इकट्ठा हो रहा है और उसकी रफ्तार इकट्ठा होने की मैंने आपके सामने रखी। 2000 अरब से 12 साल के अंदर 16,000 अरब पे जाना, ये FBR ने कर दिखाया। जी जी बिल्कुल, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं। यहाँ पे इलाज हम FBR का कर रहे हैं, बीमारी जो है वो कहीं और। अब आपने और मैंने बीमारी एक पकड़ ली। इसका मतलब FBR की बीमारी नहीं है, इसका मतलब जिसकी बीमारी है उसी की बात शुरू से मैं आपसे कर रहा था ना। दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज ऑन द साइड ऑफ गवर्नेंस। देयर इज सम सीरियस इशू इन फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विच इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स। इस पे बात कर लेते हैं। 100% ठीक कहा। हाँ। देखिए, एक बुनियादी ढांचा है, मैं उसका बार बार जिक्र करता हूं, जो हमारा बुनियादी माशी ढांचा है, चाहे जमात पीपल्स पार्टी हो, चाहे जमात इन पावर PTI हो, चाहे वो PMLN हो या उनका किसी किस्म का कोएलिशन सियासी हुकूमत हो, जो बुनियादी माशी ढांचा है उसमें पिछले 50 साल से किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही। और वो बुनियादी माशी ढांचा है जिसको मैं कहता हूं रिवर्स रॉबिन हुड। उस बुनियादी माशी ढांचे में होना ये है
कि आम पाकिस्तानी की जेब से पैसा निकालना है और उस दौलत की मुंतकिली करनी है। कोई 5 दर्जन IPPs हैं, कोई 87-86 के करीब शुगर मिल मालकान हैं। आप सोचिए कि 2.5 करोड़ मीटर लगे हैं वापडा के, वहां से पैसा इकट्ठा करना है और जेब गर्म करनी है उन 4 दर्जन IPPs की। चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, चाहे PMLN की हुकूमत हो, चाहे वो कोई कोalition गवर्नमेंट हो। अच्छा, इसका एक और अली साहब, एक और इसकी रूट कॉज आपके सामने रखता हूँ। देखिए, एक बड़ी सियासी जमात चलाने के लिए पाकिस्तान के अंदर लगभग 8 से 10 अरब रुपए का सालाना खर्चा आता है और ये नॉन इलेक्शन ईयर का है। इनके दफातर हैं, फेडरेशन में भी इनके दफातर हैं, सूबों में भी इनके दफातर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक। अब 8 से 10 अरब रुपया खर्चा करना है हर बड़ी सियासी जमात में। इलेक्शन ईयर के दौरान ये खर्चा चला जाता है 15 से 20 अरब रुपया। ये कहीं से इकट्ठा करना है। ये आप अगर गौर से देखिए तो ये इकट्ठा होता है उन्हीं सेक्टर से जिनकी जेब में दौलत की मुंतकिली की जाती है, चाहे वो शुगर सेक्टर हो, चाहे वो IPP सेक्टर हो। ये सब फाइनेंस करते हैं सियासी जमातों के खजानों को, और फिर जब वो सियासी जमातें पावर में आ जाती हैं तो फिर उधार वापस करना होता है। तो हमें ये सारा कुछ लीगलाइज करना होगा। जैसे अमेरिका में अगर आपने किसी सियासी जमात को कोई कंट्रीब्यूशन देनी है तो इट्स ऑल लीगल। आप लिखें कि मैंने $5 डेमोक्रेट को दिया, मैंने $1 लाख रिपब्लिकन पार्टी को दिया, उनकी किताबों में लिखा जाएगा कि वसूल हुआ और फिर उनसे उसका हिसाब लिया जाएगा। हमारे यहाँ ये सब कुछ जो है ये कैश के ऊपर है, और फिर ये आगे आप सोचिए कि तक़वियत देता है ऐसे एक निज़ाम को कि जिसमें वो रिवर्स रॉबिन हुड का निज़ाम जो है वो कायम व दायम रहता है, सियासी जमात चाहे कोई भी आए। तो ये पॉलिटिको इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो प्रॉब्लम है ना, ये जहाँ से इमर्ज कर रही है उस रूट को, फिर आप कह रहे थे कि नहीं है नाराज़, देखें वो नाराज़ हैं वो, फिर आप कह रहे हैं दे पूरे पाकिस्तान को पता है दे कौन है। इशू ये है कि देयर हैज़ बीन ए बिग PR मिस हैंडलिंग बाय द करंट पॉलिटिकल गवर्नमेंट, वेदर इट बी द massive purchase of a luxury aircraft or whether it be the huge motorcade that was brought in Karachi for protocol। दोनों जो हैं वो बहुत बड़े बड़े मिसफायर हुए हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के अंदर कंप्लेसेंसी का सामना करना पड़ा है। तो देखिए, आप कह रहे कि शायद ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, हु आर रनिंग द शो, द रियल शो ऑफ द कंट्री, they are not happy with the economic performance of, they have never been happy with anyone's performance, but they are not happy with the current economic performance of the government, especially the optics। हमारे optics भी गलत हुए हैं, आप माने ना माने वो एक अलग बात है, but they are deeply concerned about the optics। देखिए, सिर्फ ऑप्टिक्स का मामला नहीं है यहाँ पे। अगर वर्ल्ड बैंक की स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो कहते हैं 47% पाकिस्तान की आबादी शराय गुर्बत से नीचे रह रही है। अगर प्लानिंग कमीशन की आप आदाद शुमार देखते हैं, वो कहते हैं 29% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी। यहाँ पे ऑप्टिक्स का मामला नहीं है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का मामला है। आपने इस आबादी को इस महंगाई की सूरत हाल में प्रोटेक्ट किस तरह करना, उस तरफ कोई किसी किस्म का हुकूमती इकदामात उठता हुआ नजर ही नहीं आता। देखिए अली साहब, मैं इस मईशत का जो एक रीढ़ की हड्डी है वो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं। तकरीबन 3 करोड़ मोटरसाइकिल हैं जो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर। खास तौर पे जो दही मईशत है उसके अंदर मोटरसाइकिल एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। चाहे वो बीज की ट्रांसफर करनी है, आपने सब्जी की ट्रांसफर करनी है, आपने किसान ने अपना ट्यूबवेल चलाने जाना, एक रीढ़ की हड्डी है। अब आप सोचिए कि जब 55 रुपए फी लीटर आप पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाते हैं तो एक जो मोटरसाइकिल सवार है उसका आप सोचिए कि तकरीबन 500 से 600 रुपए इजाफी खर्चा होता है अपना मोटरसाइकिल के टैंक बढ़ाने के लिए, जिसकी 50, 60, 70 हजार रुपया माहाना तनख्वाह है। आपने 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा के उसकी तनख्वाह की 5, 6, 7 हजार रुपए की कटौती कर दी।
कुव्वत खरीद पहले ही सिफर है, महंगाई चलती चली जा रही है, और आपने पुराना लिया हुआ तेल उसको 55 रुपए फी लीटर बढ़ा दिया जी। तो ये जो कमजोरियां हैं, इसमें मैं आपसे 100% एग्री करता हूं। देखिए ना, अब उस पर सोने पे सुहागा देखें। सोने पे सुहागा ये है कि ये अमल करने के बाद जब वो ऑन करता है न्यूज़ चैनल, तो वो ये देखता है कि एक मोटरकेड कराची में आ रही है 38 गाड़ियों की, विच इज़ जो मेन रोड है बंद करके आराम से सुकून से जा रही है। नाउ दैट वो नमक पाशी हो गई। अब वो सोशल मीडिया देखता है, उस पर जब वो ये देखता है तो दिस इज़ वेरी वेरी काउंटर प्रोडक्टिव। जबकि वो लोग भी इस तरह का प्रोटोकॉल नहीं ले रहे, लेकिन ये लोग जो कि, अब मैं कहना नहीं चाह रहा, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए जिम्मेदार है, वो इस तरह की चीज़ करेंगे तो फिर आप समझने की कोशिश करें कि अभी तो ये सब कुछ चल जाएगा, लेकिन सर वक्त बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। मैंने तो, और आपने भी, आप भी माशाल्लाह जवानी आदमी हैं, आपने बहुत सारे वक्त देखे होंगे, लेकिन मैंने ज़ियाउल हक साहब के बाद के वक्त देखता चला गया हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग आते और जाते रहे हैं, और यहाँ जाने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता। इनफैक्ट जाने के बाद ही सारे खराबियाँ निकल के सामने आती हैं। सो दैट्स वाई आई टेल द गवर्नमेंट ऑफ द टाइम दैट लुक बी वेरी केयरफुल, बी वेरी ऑस्टियर। उसकी वजह यह है कि वक्त किसी वक्त भी ख़त्म हो जाता है, उसका भी चला गया, अब आगे क्या पता कब किसका वक्त जो है वो ख़त्म हो जाए। यू कैन नेवर टेल। पॉलिटिक्स इज सच अ गेम, कुछ पता नहीं लगता कौन अगला आदमी आ जाए। अली साहब, 85,500 व्हीकल्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, 85,500 कारें चला रहे हैं। मैंने पता किया कि बरतानिया, हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट, जो हमारे ऊपर हुक्मरान रहे हैं, जी जी, उनके कारपूल में कितनी गाड़ियां हैं जी? आई वॉज टोल्ड 86। ये टाइपो नहीं है। 86 गाड़ियां बामुकाबला 85,500 गाड़ियां। अच्छा, एक सवाल आपने आज की कॉन्वर्सेशन के दौरान यू यूज्ड दे फॉर अ नंबर ऑफ टाइम। हाँ, फिर आपने ये भी कहा कि वो ये सोच रहे हैं और ये द प्रोटेक्टर्स ऑफ द स्टेट। चलो मैं आपके लिए टर्म बता देता हूं। द प्रोटेक्टर्स ऑफ द स्टेट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द प्रोटेक्शन ऑफ दिस स्टेट आर particularly concerned about the public image of the politicians when it comes to economic performance। आपके लिए पूरा जुमला बना के दे दिया। बस अब आप बताएं, अब तो कोई अभाम नहीं रह गया। नहीं, अब आप मुझे बता दीजिए कि who actually brought the current political actors on stage। नहीं, वो तो देखें, there are few compulsions। अब सारी चीजें, पूरी हिस्ट्री तो आपको नहीं मैं बता सकता, बट ऑब्वियसली कंपल्शंस, हालात, वाकयात, मामलात किसी को लेकर आ जाते हैं। आपको पता है वो एक बहुत मशहूर फलसफी थे, उन्होंने कहा कि इंसान के पास जो है वो इख्तियार तभी आता है या तो ज़बरदस्ती उसके पास आ जाता है, या पैदाइश की वजह से आ जाता है, या हालात उसे दे देते हैं। अब वो कहावत है अंग्रेज़ी की, आपको बताऊंगा, लेकिन वो कहीं लोग मिसअंडरस्टैंड ना कर लें। तो बेसिकली ये कि ये इस तरह से है, इधर यू आर बॉर्न इनटू इट, इधर यू गेट इट बाय डिफॉल्ट, और समटाइम्स यू नो द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ इट। तो आप ये समझ लें, द सिचुएशन डिमांडेड, दिस वाज अ कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज। अगर आप सुनना चाह रहे हैं मेरे नाम मुंह से तो आप सुन लें, दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज। वी हैव टू वर्क विद द प्लेयर्स हु आर अवेलेबल। अच्छा, इस वक्त मैंने आपके सामने रखा कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या पाकिस्तान के सामने आने वाली हैं, क्या आ चुकी हैं, क्या आने वाली हैं। इस वक्त हुकूमत की कोशिश ये होनी चाहिए कि जो गरीब तरीन तबकात हैं पाकिस्तान की आबादी के, खास तौर पे मेरा फोकस है मोटरसाइकिल राइडर्स के ऊपर, क्योंकि वो 3 करोड़ रजिस्टर्ड हैं। BISP का बेहतरीन डेटा पाकिस्तान की हुकूमत के पास मौजूद है। जो 85,500 कारों का मैंने आपसे जिक्र किया, वो लगभग 114 अरब रुपए का पेट्रोल और डीजल साल का कंज्यूम कर रही हैं। उसको काटें और वो तबका जो मोटरसाइकिल राइडर्स हैं उसको BISP के डेटा के साथ मिला के उनको प्रोटेक्ट करें, उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, उनकी आमदन को तहफ़्फ़ुज़ दें, और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को तहफ़्फ़ुज़ पहुंचे। मैं तो बिल्कुल आपके साथ, देखें इस बारे में तो मैं आपके साथ यकजा आवाज़ उठाता हूँ। पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाले लोग वही हैं जो कि मोटरसाइकिल चला रहे हैं,
और जाहिर बात है उनको बेयर करना पड़ रहा है। लेकिन वो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास जैसे कि मैं हूँ, हम लोग भी तो काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। और अगर हुकूमत चाहती है कि हम कारपूल करें तो हमें कोई ऐप बना के दे दें, हम वो ऐप अपने फ़ोन में लगा लेंगे। इतनी सारी ऐप्स बना के दे रहे हैं, नादरा में ऐप बना के दे रहे हैं, फ़लानी ऐप बना के दे रहे हैं, तो एक कारपूल की ऐप हमें बना के दे दें। हम जब जा रहे होंगे गाड़ी में 4 जने साथ बिठा के ले जाएंगे। देखिए, इस वक्त दो बातें जो हुकूमत कर रही है, रेशनिंग की बातें कर रही है, लॉकडाउन की बातें कर रही है। कर रही है। मेरे नज़दीक दोनों से इस किस्म के काम हम माजी में कर चुके हैं और हमें सबक हासिल करने की जरूरत है। देखिए, रेशनिंग के दौरान करप्शन आती है मार्केट के अंदर, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। एक राशनिंग के निज़ाम को नाफिज करने के लिए 15 से 20% एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो निकल जाती है। आजकल ये डिजिटल ज़माना है। हमारे मोटरसाइकिल राइडर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, BISP का डेटा अवेलेबल है। किसी किस्म की किसी को कोई पेट्रोल के ऊपर राशनिंग की या सब्सिडी की जरूरत नहीं है। जो BISP का डेटा आता है, जो मोटरसाइकिल राइडर उसके अंदर आता है, उसके डायरेक्ट अकाउंट में आप जैज पैसा, वो जैज के अकाउंट में ईजी पैसा, सादा पे, नया पे, डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो 50-60 हज़ार रुपया बना रहा है उसको कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपए की माहाना सब्सिडी जो है वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जानी चाहिए। कहीं रैशनिंग नहीं करें। मैं नहीं समझता हूं कि पाकिस्तान को इस वक्त किसी किस्म के लॉकडाउन की जरूरत है। मसले दो हैं, एक है पेट्रोल और डीजल की कीमत और दूसरा है उसकी दस्तयाबी। मैं नहीं समझता हूं रैशनिंग उस वक्त जरूरत पड़ती है जब आपको अवेलेबिलिटी या दस्तयाबी की शॉर्टेज आ जाए। इस वक्त मैं नहीं समझ रहा हूं कि पाकिस्तान को कोई किसी किस्म का खतरा है शॉर्टेज के हवाले से, क्योंकि सऊदी अरब के हुकाम ने भी हमें यकीन दिलाया है कि जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगी या बंद है तो उस दौरान जो उनकी पाइपलाइन है, पेट्रोल लाइन कहलाती है, वो अब केक का जो उनका ऑयल की फैसिलिटी है वहां से तेल उठाती है और रेड सी की पोर्ट जो जाम्बू है वहां पहुंचाती है। हमें तेल जो है वो रेड सी के थ्रू सप्लाई नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट सिनेरियो बी की नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट सिनेरियो बी की तैयारी कर रही है। आप जैसे बोल रहे थे सिनेरियो ए है, हम सब ख्वाहिशमंद हैं कि देयर शुड बी पीस एंड ऑल, बट सिनेरियो बी इज इफ दे गो इन फॉर अ ग्राउंड इन्वेजन, देन देयर इज रिटेलिएशन, then obviously the Houthis get involved, then obviously not only the Strait of Hormuz but of course Babul, the place near Yemen where जहाँ एक स्ट्रेट की सी ही सिचुएशन है, बिकॉज अरेबियन पेनिनसुला हैज़ 2 places where they are choke points। तो एम ये है कि जस्ट गॉड फॉरबिड ऐसी चीज़ हो जाए, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से एस्केलेशन हो रही है, पहले लोग कह रहे थे हमला नहीं करेंगे ट्रंप साहब, लेकिन कर दिया। तो ऐसा मुमकिन है कि गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर प्लान बी, जस्ट गॉड फॉरबिड इफ सिचुएशन एस्केलेट्स देन वी गो इनटू लॉकडाउन। ये अभी नहीं है। देखिए, मेरे नजदीक फोकस ये है कि उस आबादी को हमने प्रोटेक्ट करना है ये बढ़ती हुई कीमतों की नजर में। जो सिनेरियो आपकी एक जाती राय है, नहीं, गॉड फॉरबिड, मैं तो कह रहा हूं अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है। मेरी इनफरादी राय है, आपकी इनफरादी राय है, और एक मार्केट की कलेक्टिव विजडम है, इज्तिमाई हिकमत है जो मैंने आपके सामने रख दी। वो क्या कह रही है कि जंग कितनी लंबी चलनी है, उसकी एक कलेक्टिव विजडम के नतीजे में हुकूमत अगर प्रिपेयर कर रही है तो इस वक्त उसकी प्रेपरेशन का फोकस जो है वो होना चाहिए उस आबादी को किस तरह प्रोटेक्ट करना है इस महंगाई के जमाने में। असल में सर बात यह कि मैं ये मीडिया पे बात ना आपके साथ करूंगा, बट गॉड फॉरबिड सबसे वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो ये है कि कहीं हम एम्ब्रॉयल ना हो जाएं इस सिचुएशन के अंदर, विच इज़ ऑब्वियसली ड्यू टू कंपल्शंस एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। तो बात यह कि वी आर मेकिंग, मैं गवर्नमेंट को इस बारे में सलूट करता हूं, क्योंकि ये दिस इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट। आई थिंक दे आर प्लानिंग अहेड। आपकी बात मैं फिर कह रहा हूं कि अल्लाह करे कि आपकी बात सही हो और शायद 3-4 दिन के अंदर ये सुलझ जाए, लेकिन लॉकडाउन करके कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज करने का मकसद यही है कि गॉड फॉरबिड दिस एस्केलेट्स, then what will be the approach? I think this was a plan of a fortnight after. जी
अभी का नहीं है ये प्लान, ये फोर्टनाइट के बाद का। देखिए मेरे जी अली साहब, मेरे नजदीक फैसला साजी शुड बी डेटा ड्रिवन। डेटा इकट्ठा करें, उसके बाद फैसला करें। डेटा पे ये बताता है कि मार्च की 6 तारीख को जब 55 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई गई, मार्च 6 और तकरीबन मार्च की 30 तारीख के दरमियान जो सेल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, वो 23% गिरी है। तो कॉन्जर्वेशन हो रही है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि कॉन्जर्वेशन जो है वो प्राइस के जोर पे करवाएं, वो डंडे के जोर पे, वो लॉकडाउन के जोर के ऊपर या रैशनिंग के जोर के ऊपर इट डज नॉट मेक मच सेंस। नहीं, इकोनॉमिक एंगल से वो कहते हैं कि भाई देयर कैन कम अ टाइम व्हेन वी वोंट बी एबल टू अफोर्ड इट आल्सो ना, द कंट्री विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट इवन इफ द पीपल कैन अफोर्ड इट। आई होप आई एम एबल टू कन्वे माई सेल्फ। तो दे आर परहैप्स प्रिपेयरिंग फॉर दैट सिचुएशन कि भाई अगर मुल्क एज अ होल ना उसे अफोर्ड कर पा रहा हो। ये जरूर करें। नहीं लॉकडाउन नहीं करें, मैं ये नहीं कह रहा, खुदा ना खास्ता आप ये ना सोचें, लेकिन मैं बता रहा हूं कि सिनारियो प्लानिंग उन्होंने किस हिसाब से किया। उन्होंने तो क्लैरिफाई कर दिया कि ये व्हाट्सएप पे जो कुछ घुमा ये गलत है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अंडर डिस्कशन जरूर है, पर ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई इसकी। वो तो आप ही बेहतर बता पाएंगे ना कि वो किस फेज पर हैं। आर दे रेडी टू इंप्लीमेंट इट, आर दे थिंकिंग अबाउट इट, आर दे डिस्कसिंग, ये तो आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए अभी तक जो पार्टनरशिप हुई है सिविलियन हुकूमत की पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एपरेटस के साथ, उसने रिजल्ट बहुत जबरदस्त पैदा किए, उसने रिजल्ट बहुत जबरदस्त कदम के सामने लाए। हाँ चलें, ये तो अच्छी चीज़ है कि इफ इट इज़ सो, बट ऑफ कोर्स ऑल क्वार्टर्स थिंक फ्रॉम देयर ओन एंगल्स, एंड लाइक आई सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज that logistics is something that's completely independent, and Pakistan also has a strategic reserve. God forbid, we are always prepared and ready to defend our country against all aggressors, be it India or any other country in our neighborhood or elsewhere. So maybe from that perspective also the nation has to ensure that we don't even blink even once. तो एम ये है कि मैं आपकी बातों के साथ 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन मैंने आपको पता है ये बात क्यों की, क्योंकि ये विशफुल थिंकिंग मैंने आपसे कभी नहीं सुनी इस तरह। आज तक मैंने आपसे इतनी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन आज तक नहीं की। आप जब आए आपने ऐसा रगड़ा लगाया जो भी लोग होते हैं उनका, कि मुझे आज यकीन नहीं आ रहा कि मैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम से ही बात कर रहा हूँ या किसी और से कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ हैरानगी इस बात से और कुछ नहीं। अली साहब, several decades ago मैंने conflict analysis का कोर्स किया US Institute of Peace से, and I distinctly remember प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने कहा कि जब आप तज्जिया करने बैठे तो आपने 2 चीजें जहन में रखनी है। पहला ये कि आपने तज्जिया करना है जज्बात से बालातर होकर, और दूसरा ये कि आपने तज्जिया करना है, सबसे पहले फोकस होना चाहिए जो सादा तरीन हकाइक सामने आते हैं, पेचीदगियों में बाद में जाएंगे। फारूक सलीम साहब, मुझे याद है आपने एक वजीर आजम को भी घर भेजा है, मुझे सारा पता है। आप कह रहे हैं कि नहीं, आई हैव सीन यू ऑन टीवी एंड आई हैव सीन दैट यू हैड सच एलैबोरेट रिसर्च कि आपकी वजह से शायद एक वजीर आजम को भी घर जाना पड़ा। लोग कहते हैं, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लोग कहते हैं। Now you're giving me more credit than I deserve. मैंने रियलिटी आपको बताई है। अकेले आप शायद 2-3 लोगों का नाम लिया जाता है, लेकिन ये एक रियलिटी है कि आपकी इकोनॉमिक रिसर्च, और वो इकोनॉमिक इश्यूज थे, और मुझे याद है उसमें इकोनॉमिक हिटमैन की जब टर्म आई थी तो वो तब क़यामत का हाल बताने वाले एक एंकर जो बड़े मशहूर होते थे, उन्होंने भी बहुत सारी बातें की, लेकिन मुझे याद है कि आपका सबसे एस्ट्यूट और टू द पॉइंट तज्जिया होता था, जिसकी वजह से लोग आपको बहुत देखते भी थे। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी ब्रेक पे जाने से पहले, लेकिन अब एक अहम मौजू है जिसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कल जो गिरावट हुई उसके मुतालिक लोगों ने कहा, भाई मैं इसीलिए कहता हूँ कि ज़रा सब्र से, आप कभी भी मुझे एक्सकेटिक नहीं देखेंगे। देखें, जज्बाती गुफ्तगू के माने ये नहीं है कि मैं एक जज्बाती इंसान हूँ। मैं बड़े पैर जो है वो पक्की मिट्टी पे रखता हूँ, कच्ची मिट्टी पे पाँव भी नहीं रखता। बात यह है कि कल मार्केट जब तक क्लोज ना होती, उसका पोस्ट क्लोज होने के बाद सिचुएशन सामने ना आती, मैं क्यों कहता साहब क्रैश हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मार्केट कल क्रैश हुई, नो डाउट। आज थोड़ी सी रिकवर की,
लेकिन आगे जाके स्टॉक मार्केट के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के असरात हो सकते हैं। पाकिस्तान बेशक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब अगला कदम क्या उठाएंगे ये फैसला करेगा कि मार्केटें किस तरफ जाएंगी। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, माई टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।